नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में और हमारे बीच में मौजूद हैं आईआईटी रुड़की से पास आउट युवा जो यहाँ बेंगलोर में कॉरपोरेट कंपनियों में सेवा दे रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। युवा भारत के भविष्य को बदल सकते हैं। इनके अंदर वो जुनून होता है, वो क्षमताएं होती हैं। तो आइए इन युवाओं से बातचीत करते हैं और इनकी शिक्षा के समय के अनुभव और जॉब के समय के अनुभव वो जानते हैं और भारत देश किस प्रकार से आईटी सेक्टर में विकास कर रहा है, किस प्रकार का बदलाव ये युवा चाहते हैं, ये तमाम मुद्दों पर से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। आपका परिचय? राम राम, मेरा नाम कुमार हर्ष है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ एक कंपनी में मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। कहाँ, कौन सी संस्था में आप अध्ययन करते रहे हैं? मैंने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करी है। आपका परिचय? मेरा नाम हार्दिक राठौर है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अभी जॉब करना शुरू किया। कहाँ पढ़ाई की आपने? आईआईटी रुड़की। आपका परिचय? नमस्ते, मैं अभिलाषा कुमारी बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है और अभी सोलारविंड्स नाम के एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रही हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम आस्था है। मैं आगरा यूपी की रहने वाली हूँ। मैंने आईआईटी रुड़की से ही ग्रेजुएशन किया है और मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रही हूँ और पिछले 2 साल से बैंगलोर में रह रही हूँ। तो अभी आपने इनका परिचय सुना। ये विश्व के सर्वोत्तम संस्थान आईआईटी रुड़की से पढ़ करके निकले हैं और यहाँ जो विकास के कार्यों में, सरकार के विकास के कार्यों में पूरा योगदान दे रहे हैं। आइए इनसे सबसे पहले जानते हैं किस प्रकार के स्टडी पीरियड में इनके अनुभव रहे हैं। किस प्रकार के अनुभव आपके स्टडी पीरियड में, किस प्रकार का सफर करना पड़ा? पढ़ाई तो मतलब कॉलेज में अचानक से ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। 1-2 साल, 2-3 साल तो ये समझने में लग जाता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारे पास किस प्रकार की सुविधाएं हैं और हम इसका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। और आईआईटी की तैयारी करने में भी 2 साल थोड़ा परिवार से और बाकी विषयों से थोड़ा अलग ही रहना पड़ता है। तो मतलब 2-3 साल करने के बाद ही हमको समझ में आता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है आईआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ आप सही में भी जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो वो आप बन सकते हैं, ऐसा है। आप बिहार राज्य से हैं और एक लड़की है। लड़कियों को ज्यादातर बाहर शहरों में जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना, किस प्रकार का सफर करना पड़ता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये होता है कि जैसे मैं 6 से बाहर रही हूँ, मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, तो हमारे गांव में मतलब पहले लड़कियों को ऐसे बाहर पढ़ाई के लिए भेजते ही नहीं थे। तो सबसे पहले संघर्ष तो वहीं पे आता है कि पेरेंट्स के लिए बाहर भेजना भी बहुत बड़ी बात होती है और एक बार बाहर भेज भी दिया तो उसके बाद फिर कॉलेज लेवल तक पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एज होता है। तो वो भी गांव में रहते हुए उस एज तक रुकना और अपने बच्चों को पढ़ने देना, वो भी मतलब थोड़ा उसमें भी चाहिए होता है कि हाँ हम लोग उसके अगेंस्ट जाके ये कर पाएँ। तो इन चीज़ों में थोड़ा रहा। बाकी तो सिंस नवोदय जाने के बाद पढ़ाई का बेस स्ट्रांग हो गया था तो फिर चीज़ें सही चली। आस्था जी, आप किस प्रकार के अनुभव रहे आपके शैक्षणिक कार्यकाल में? तो मैं यूपी के एक बहुत छोटे इलाके से आती हूँ, मतलब जो आगरा के पास है। तो मैंने एक चीज़ ये देखा कि जब हम छोटे थे तब हमारे जो लक्ष्य होते थे वो अलग होते थे। तो जब हम बड़े थे तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ बदले, लेकिन जब हम कॉलेज में गए और वहाँ जिस तरह का माहौल मिला वो कभी मैंने देखा नहीं था। तो उन सब चीज़ों को लेकर शुरुआत में काफ़ी मतलब दिक्कत फील होती थी कि जिस तरह का माहौल है, लोग जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, वो सब नाम भी नहीं सुना था कभी। तो वो शुरुआत के कुछ 1-2 साल तक काफ़ी स्ट्रगल उसमें रहता है कि समझ में ही नहीं आता है कि जीवन में क्या करना है। सोचते कुछ और थे पर वहाँ जाके दिखता है कि और भी तरह की चीज़ें, और जब किसी को काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो उस चीज़ से
से हमने काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल किया है और अभी भी मतलब धीरे धीरे बना रहे हैं कि क्या करना है जीवन में। लेकिन हाँ मतलब काफ़ी क्लैरिटी आई है विद टाइम। तो इस समय आप क्या जॉब कर रहे हो और कहाँ पर कर रहे हो? तो इस समय मैं आईटी सेक्टर में ही हूँ। मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट हूँ और एक लैंडिंग कार्ड कंपनी है, मैं उसमें काम करती हूँ। वो लोन्स देते हैं बिजनेसमैन लोगों को, तो यही मेरा काम है। उसमें मुझे मतलब उनकी कहाँ, किस शहर में है? ये बैंगलोर में ही है। ये आईटी सेक्टर में भारत देश कितना विकास कर रहा है हर्षिया? आईटी सेक्टर में तो काफ़ी इन्फोसिस के समय से ही, मतलब इन्फोसिस जब भारत में पहली बार बना था तभी से भारत का दबदबा रहा है। पर अभी तक हम लोग इस काम में ज़्यादा थे कि कुछ इनोवेशन वाले पार्ट में हम नहीं थे। हम ज़्यादातर जो उनका वर्क फोर्स बनता है। आस्था जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अभी सरकार की तरफ से किस प्रकार के संसाधनों की कमी नजर आ रही है जहां उनकी उच्च शिक्षा दिलाने में या बाहर भेजने में समस्याएं आ रही? किस प्रकार की समस्याएं आ रही? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का जिनके माँ बाप किसानी करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा धंधा चलाते हैं, तो उन तक बहुत सारी रिसोर्सेज जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने चलाई है, उन या तो उनको उनके बारे में पता नहीं होता है या फिर उन्हें पता होता है तो वो जब उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर किसी के माँ बाप खुद ही उन्होंने 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है और वो लोन लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर वो कुछ ऐसा कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट की जिसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और कई बार सरकारी ऑफिसेज में जब वो उन्हें काम कराना होता है तो कई बार भागदौड़ करनी पड़ती है। जब मेरा खुद का एजुकेशन लोन हुआ था तो मेरे पापा को काफ़ी दिक्कत हुई थी, जबकि उनकी अच्छी खासी जॉब है। तो फिर मैंने बाकी लोगों के केस में भी देखा है जो जॉब नहीं करते हैं और उनको फीस ज़्यादा लगती है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। और इसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, और दूसरा ये है कि सारी चीज़ें पता होने के बाद किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाना इतना आसान नहीं है देश में, क्योंकि बहुत करप्शन है और वो हर लेवल पे है। तो जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, कुछ और ही लोगों को मिलता है जिनको काफ़ी फ़ायदे ऑलरेडी मिल रहे होते हैं और उनके पास किसी तरह की कमी नहीं होती है। तो जब मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे ये जो स्कीम है जिसमें तुम्हारी फीस माफ़ की जाएगी, ये उन लोगों के लिए कि तुम्हारा बैकग्राउंड वैसा है। लेकिन इसका फ़ायदा कई लोग जिनके पापा बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, वो लोग भी नकली कागज़ बनवा के उन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये स्कीम्स उन तक तो नहीं पहुँच रही है जिनको सच में ज़रूरत है। तो अगर स्कीम्स तो बना ली हैं हमने, लेकिन अगर हम इस पर भी ध्यान दें कि हम कैसे उसको गाँव में और जो हमारी जो जनता है जो खुद कम पढ़ी लिखी है उन तक कैसे पहुँचाएं, उनको कैसे एजुकेट करें उन सब के बारे में, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हर्षी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत देश में ब्रेनफुल युवाओं की कमी नहीं है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें विदेशों में जॉब करने जाना पड़ता है क्योंकि वहां अच्छा पैकेज मिलता है। तो इसमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि उन्हें विदेशों ना जाना पाए, क्योंकि उनके ही ब्रेन के माध्यम से विदेश के लोग पर्याप्त पैसा कमाते हैं, फिर उसी में से कुछ उन्हें तनख्वाह के रूप में देते हैं। तो वो अगर हिंदुस्तान में ही अच्छा काम करें तो ये देश और विकास कर जाएगा। तो यहाँ किस प्रकार की कमी महसूस हो रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब जाके ऐसा होने लगा है कि भारत में जो हम युवा हैं वो आईटी सेक्टर में इनोवेशन पर भी काम करने लगे हैं। देखिए, कोई भी युवा जो है जिसने भी थोड़ी पढ़ाई करी है या अच्छे कॉलेजेस आईआईटी वगैरह से पढ़े हैं, उनके लिए जॉब एक बड़ा गोल नहीं रह जाता है। उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि हम कुछ क्रिएट करें, कुछ नया बनाएं, कुछ चीज, किसी समस्या को हम सॉल्व करें। तो भारत में अभी तक ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। किसी स्टार्टअप को खोलना, किसी बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन रही है। तो मुझे लगता है अब हम देखेंगे कि भारत से ऐसी नई कंपनियां निकल रही हैं, बन रही है। आगे आने वाले 10 सालों में हमें ऐसा दिखने लग जाएगा। दूसरी एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मैं बिहार से हूँ और हम
हम इस प्रकार के क्षेत्रों में आते हैं तो हमें कई बार इस तरह के चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। लोग मतलब ऐसा बोलते भी है कि आप क्या कहते हैं, नॉर्थ से आके साउथ में आके आपने नौकरी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हालांकि इन सब बातों का बहुत सेंस नहीं है, पर मुझे इस बात का जरूर दुख होता है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे घर से 2000 किलोमीटर दूर आके क्यों काम करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सरकार से, मतलब जो केंद्रीय सरकार है, उससे हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो नॉर्दर्न इंडिया में कुछ जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी के ईस्टर्न यूपी, बिहार के क्षेत्रों में, झारखंड में हम नए आईटी सेंटर्स बना पाए, नए बैंगलोर या हैदराबाद तरह के शहर बना पाए, ताकि एक बहुत बड़ा मास जो कि बिहार और पूरे उस क्षेत्र से माइग्रेट करके ऐसी जगहों पर आकर काम करते हैं घर से इतना दूर, और हम अपने जन्म स्थान के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम ठीक करने का कोशिश करें और इसमें हम लोग भी बहुत साथ देंगे। आप इस समय यहाँ क्या जॉब कर रही हैं? मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ अमेज़न। आगे भविष्य में और कुछ जॉब ही करना है, कुछ और करना चाहते हो? मतलब अभी तो कुछ सालों तक तो जॉब का ही प्लान है, फिर उसके आगे मतलब देखता हूँ कि मतलब कैसे क्या प्रोग्रेस होती है, और मतलब कुछ आइडियाज़ या फिर उनको मतलब मैं किस हिसाब से मतलब रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ों में मेरा थोड़ी दिलचस्पी है, तो मैं वो करना चाहूँगा। अभिलाषा जी, आप जैसे यूपीएससी वगैरह या गवर्नमेंट जॉब में लोगों की इच्छा रहती है, तो इस प्रकार की आपकी भी कोई मंशा है? नहीं, अभी मेरी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, जैसे सिंस बिहार में जॉब की आईटी कंपनीज है नहीं, और ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की लोगों की इच्छा होती है। ऑलमोस्ट हर घरों में ऐसा होता है कि उनका बेटा बेटी एटलीस्ट कोई एक हो जो यूपीएससी करे, यदि यूपीएससी ना तो फिर भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे हो, क्योंकि वही सबसे मेन चीज जॉब की कमी है वहाँ पे। इस प्रकार का जॉब की कोई आपकी है आकांक्षा है गवर्नमेंट जॉब में जाने की? नहीं, मेरी तो नहीं है। मैं खुश होती अपनी करंट जॉब से। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली ना जाए जो हो नहीं सकती, लेकिन जो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनमें से कम 20-30% समस्याओं को उठाकर उन्हें कवर करने का ट्राई किया जाए। शिक्षा में बहुत प्रयास किए हैं जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सबसे कमज़ोर कड़ी है हमारे देश की, मतलब, और उसको अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो उसमें हमें काफ़ी क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए कि हम कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ही हम कैसे हमारे क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है किसी भी देश के कंपैरिजन में, तो हम कैसे उसको मतलब शिक्षा के तौर पे कैसे उनको एम्पावर कर सकते हैं और कैसे उनको वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हमें काफ़ी क्रिएटिव सॉल्यूशंस चाहिए। जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो सॉल्यूशंस चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि लोग देखा देखी कर देते हैं, ये वादे कर देते हैं, बट उसके अलावा भी कई सारी नई नई चीज़ें, नए नए तरीक़ों से हम उन प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं जो अभी शिक्षा में एग्जिस्ट कर रही हैं, ताकि उससे फिर हमें अच्छे सॉल्यूशंस देखने को मिले। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके कामों से, उनकी सरकार से आप खुश हैं? मैं ये बोलूँगी कि मैं एक डिसेंट हाउस होल्ड से बिलोंग करती हूँ, तो सरकार कोई भी रहे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्टली मेरे ऊपर, बट ऊपर से देखने में मुझे सारी सरकारों का काम एक जैसा लगता है, जिस तरह की चीज़ें वो अप्रोच करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला जिससे मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे उनका काम वो वहाँ वाली फीलिंग मुझे नहीं आई है। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया है, हमने धारा 370 हटा दी है। जो बहुत बड़े बड़े काम भारत के अधूरे पड़े थे वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने पूरे कर दिए हैं। तो
तो इससे नहीं आपको लगता है कि कुछ काम हो रहा है देश में? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये किसी एक इंसान का योगदान नहीं है। पूरे देश ने हर छोटे लेवल पे बहुत मेहनत की है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा लीडर उस सब सारे प्रयास को एक डायरेक्शन देता है, लेकिन कोई भी लीडर मतलब जो उतना केपेबल हो और ऑनेस्ट हो तो वो उस चीज़ को कर सकता है। तो ये आपने जो बोला ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको पूरी तरीके से एडमायर करती हूँ कि ये सारी चीज़ें अचीव हुई हैं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो अब आगामी चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? अगर मुझे मौका मिले तो मैं अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान को चूज करूंगी प्रधानमंत्री के लिए? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से आप कहां तक खुश हैं? देखिए, आखिरी के कई सालों में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए हैं जो उसके पहले के कई 10-20 सालों में नहीं हुए थे। पर जैसा कि अभी आस्था बोली कि अभी भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है। जैसे आईटी सेक्टर का भी देखें तो स्टार्टअप कल्चर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, पर हाँ, इट्स नॉट द एंड, इट्स द जर्नी। आगामी चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? देखिए, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और नरेंद्र मोदी तो हैं ही। देश के कुछ लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी कह रही कि फिर से नरेंद्र मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री। आपकी नजर में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति रहना चाहिए कि बदलाव चाहिए? इतने बड़े लाइन पे कमेंट करने के लिए आई थिंक मुझे और ज़्यादा सफिशिएंट डेटा होने की ज़रूरत है। मेरे पास इतना अभी नहीं है। आप बताइए हर्ष जी, 2024 में किस प्रकार का प्रधानमंत्री देश को चाहिए? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी तक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत का जो बहुत बड़ा हिंदू समाज है वो पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली बहुत अनअवेयर है, अनभिज्ञ है बहुत सारे विषयों के रूप में, और उन विषयों पर थोड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा अभी जो देश को चाहिए वो चाहिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो सनातन अस्मिता है, उसको बचाने की और उसके लिए काम करने की। विकास की बात करें तो इन विषयों पर भी काफ़ी काम हुआ है। हम मतलब एक्सप्रेसवे और रोड हाईवे जैसे अभी देखते हैं, हम यूपीआई से पेमेंट करने लगे हैं। इस प्रकार के मतलब हम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास अब फ्लाइट से चलने लग गया है। पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली फ्लाइट से चले। तो इस प्रकार के बहुत सारे बदलाव लोगों के जनजीवन में भी हुए हैं और आगे मतलब अगले आने वाले और ये जैसे अभिलाषा ने भी कहा कि स्टार्टअप का एक बहुत कल्चर अभी बन गया है। तो इस प्रकार का बहुत सारा एक सकारात्मक माहौल बन गया है देश में। बट डेफिनेटली जैसा अभिलाषा भी कह रही थी कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और उसमें मुझे सबसे बड़ा काम जो है वो यही लगता है कि जो भारत की हिंदू अस्मिता है, संस्कृति है, उसको जगाने की और उस पर काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा। और जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक हम अगला प्रधानमंत्री कौन चाहिए? अगला प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा, किस प्रकार का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मतलब मैंने जब से देखा है तब से तो मतलब पिछले 8 सालों से तो नरेंद्र मोदी रहे, पर मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को समझे और मतलब जो भी मतलब बड़े इस पे तो उन्होंने चेंजेस करे ही है, पर मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें भी है वह उन पर मतलब उन पर भी ध्यान दिया जाए और मतलब उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उन पर भी मतलब कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाए और वो इम्प्लीमेंट किए जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को, बेटियों को आईटी सेक्टर में जाने के लिए, अच्छे हायर स्तर पर पढ़ाई करने के लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जहाँ से भी हो, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, जिस भी कम्युनिटी से आते हो, जो भी आपका बैकग्राउंड हो, उसकी वजह से अपने मन में कोई भी हीन भावना या कोई भी ऐसा थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप
वो अचीव नहीं कर सकते जो आपने सोचा था आपके लिए कभी एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान की जो लिमिटेशन है वो उसकी खुद की बनाई हुई होती है, और इन सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि उसे क्या अचीव करना है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मेहनत करिए, सपने बड़े देखिए, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले कुछ बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना ज़रूरी है, और उसके बाद मेहनत उसमें पूरी जारी रखिए। जो कर सकते हैं वो करिए, अपने आप को उन लोगों से कंपेयर मत करिए जिनसे आप कंपेयर करके अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील कराते रहते हैं, बल्कि आप ये देखिए कि आप कितना आगे आ गए हैं, और वो चीज़ आपके लिए एक मोटिवेशन होती है। तो उसको देखकर आप मेहनत जारी रखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सपना आप देखते हैं, अगर आप पूरे मन से मेहनत करते हैं तो पूरी दुनिया का सपोर्ट आपको सच में मिलता है। मतलब आई कैन से दिस विद गारंटी। आप हर्ष जी देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि मुझे लगता है देश के युवाओं के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना जीवन भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, जो हिंदू अस्मिता है, उसको जगाने के लिए, उस पर काम करने के लिए लगाना पड़ेगा। तब जाके हम कुछ बन सकते हैं। ये थे हिंदुस्तान के होनहार युवा। इनके अंदर देश में कुछ करने का जुनून है, इनके इरादे मजबूत हैं, और इन्होंने देश के युवाओं को यही संदेश दिया है कि अपने इरादे मजबूत करके एक लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत करें। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसी क्षेत्र में ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करे तो निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकता है। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज साहस।